अपने चैनल के दूसरे एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया और अपने अपने कमेंट्स मुझे दिए, जिससे मुझे बहुत से सुझाव मिले और मुझे आपको अब आगे बेहतर जानकारी देने में इन सुझावों से बहुत सहयोग मिलेगा। इसमें पहली बात मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं यह चैनल आपको पढ़ाने के लिए लेकर नहीं आया हूँ, क्योंकि ईश्वर के आशीर्वाद से ना मेरे पास इतना समय है कि मैं आपको नियमित रूप से पढ़ा सकूँ, और दूसरा मेरा ये उद्देश्य भी नहीं है, क्योंकि आपको किताबी ज्ञान देने वाले बहुत हैं। इन दिनों तो सोशल मीडिया में बाढ़ आई हुई है इलेक्ट्रोपैथी का ज्ञान बांटने वालों की। कोई सीएमई चला रहा है, कोई ऑनलाइन जूम मीटिंग चला रहा है, कोई ऑनलाइन क्लास चला रहा है, कोई आपको किताब बेच रहा है। तो आपको ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है। कमी सिर्फ यह है कि आपको सही ज्ञान देने वालों की कमी है, और उस ज्ञान में से वो ज्ञान कितना सफल है, कितना सार्थक है, आपके लिए कितना उपयोगी है, ये समझने की आवश्यकता है। और मैं आपको सिर्फ मार्गदर्शन दूंगा, आपको बताऊंगा कि क्या सही है आपके लिए। मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको सही रास्ता बताऊंगा। आपके सामने ढेरों विकल्प हैं। इन विकल्पों में से आप अच्छा विकल्प कैसे चुनेंगे, कौन सा विकल्प आपके लिए बेहतर होगा, वो रास्ता मैं आपको बताऊंगा। तो पहली बात तो जो मैं यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट कर दूँ, आप लोग को यदि बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहूँगा, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगूंगा इस बात के लिए, लेकिन मैं यहाँ आपको ट्रीटमेंट बताने वाला नहीं हूँ। अगर आप मेरे चैनल से इसलिए जुड़ रहे हैं कि मैं आपको किसी बीमारी का इलाज बताऊँगा, तो माफ़ कीजिएगा, मैं वो नहीं बताने वाला। मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, ट्रीटमेंट सिखाता हूँ, ट्रीटमेंट बताता नहीं हूँ। मैं इस तरीके के नैतिक रूप से बहुत खिलाफ हूँ, क्योंकि अगर आप मुझसे आज एक इलाज पूछेंगे, कल आप दूसरा पूछेंगे, परसों आप तीसरा पूछेंगे, और आपकी ये पूछने की जो है गति कभी कम नहीं होगी और आप बारंबार पूछेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने आपको एक रेडीमेड इलाज बताया। मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये इलाज आपको करना कैसे है, ये चुनना कैसे है। आप बीमारी के बारे में तो पढ़ चुके हैं, पहले ही बहुत पढ़ चुके हैं, बहुत सारी पोथियाँ पढ़ी आपने, और बीमारी जैसे तैसे आप समझ भी लेते हैं। या बीमारी को अगर आप पकड़ लेते हैं तो आप ये नहीं पकड़ पाते हैं कि इस बीमारी में मुझे कौन सी दवा देनी है, कौन से डाइल्यूशन में देनी है, कितनी बार देनी है, और कौन कौन सी दवा नहीं देनी है, या किस तरीके से देनी है। और उसका परिणाम ये होता है कि फिर आप सही रिजल्ट नहीं ले पाते हैं, और फिर आप भटकते रहते हैं, फिर आप किसी और से पूछते हैं। तो मैं ये देखता रहता हूँ कि एक सोशल मीडिया पर पूछने वालों की बहुत बाढ़ आ गई है। हर फेसबुक ग्रुप में, हर व्हाट्सएप ग्रुप में, या हर यूट्यूब चैनल पे, या हर टेलीग्राम चैनल में अक्सर इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सक इलाज पूछते हैं। फला बीमारी का इलाज बताइए सर, फला बीमारी का इलाज बताइए, इस रिपोर्ट का इलाज बताइए। ये नहीं पूछते कि सर इस रिपोर्ट का देखकर या इस बीमारी का आपने अगर ये इलाज बताया तो किस आधार पे बताया, आपने दवाई का चयन किया तो कैसे किया, आपने दवाई के डाइल्यूशन का चयन किया तो किस आधार पर किया, आपने डाइल्यूशन की डोज तय की तो वो कैसे तय की, और आपने जब दवाई देने का निर्णय लिया तो इसे कितने समय तक दिया जाएगा, इसका निर्णय कैसे किया आपने, ये किस किताब में लिखा है, या ये कहाँ से सीखा आपने। तो मैं इस ज्ञान को सिखाने में की लगता हूँ, जिससे कि आप जो है ना विकलांग ना रहें, आप किसी डॉक्टर पर डिपेंड ना रहें, आप किसी किताब पर डिपेंड ना रहें, आप इलाज पूछने के लिए किसी सीनियर पर डिपेंड ना रहें, आप बार बार इलाज ना पूछें, बल्कि आप इतने सक्षम बने कि आप हर बीमारी का इलाज खुद कर सकें और दूसरों को इलाज कर सकें। तो इसलिए जो ये इलाज पूछने की परंपरा या पद्धति है, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। भले आपको मेरी बात बुरी लगे, पर मैं इसको उचित नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये सही तरीका नहीं है। पहली बात तो ये तरीका ही सही नहीं है। अब दूसरी बात, इस तरीके की जो खामी है वो ये खामी है कि आप किसी भी व्यक्ति की सिर्फ रिपोर्ट देखकर, या आप किसी भी व्यक्ति की सिर्फ छोटी मोटी जानकारी देखकर सही इलाज नहीं कर सकते हैं। कम से कम आप इलेक्ट्रोपैथी में तो नहीं कर सकते हैं। एलोपैथी में अलग बात है कि हाँ, बुखार के लिए आपको एक तय दवा है वही देनी है पूरे वर्ल्ड में, पर इलेक्ट्रोपैथी में ऐसा नहीं है।
इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इलाज करने के लिए आपको सबसे पहले बीमारी को समझना पड़ता है और फिर आपको मरीज के टेम्परामेंट को समझना पड़ता है और उसके बाद में आपको उसकी बीमारी की गहराई और या बीमारी में जो स्थिति है उसको समझना पड़ता है। उसके बाद में आप दवा चयन करते हैं, फिर दवा का आप उसके आधार पर डाइल्यूशन तय करते हैं और डाइल्यूशन के आधार पर आप उसकी डोज तय करते हैं। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में सिर्फ रिपोर्ट देखकर या किसी सीनियर से पूछकर जो आप इलाज करते हैं वो सही नहीं है और सफल भी नहीं है, और इसीलिए इलाज पूछने वालों की कमी नहीं हो रही है, बढ़ते जा रहे हैं। जितनी बार पूछते हैं उतने बढ़ते जा रहे हैं और बताने वालों की भी कमी नहीं हो रही है। ये ठीक वैसा ही है कि जैसे कि एलोपैथी में किसी बीमारी का जड़ से इलाज नहीं है। एलोपैथी में किसी बीमारी का परमानेंट इलाज नहीं है, टेम्पररी इलाज है। इसीलिए आज एलोपैथी की इतनी तरक्की करने के बाद भी, सरकार का उनको इतना सहयोग होने के बाद भी, ना बीमारों की संख्या कम हो रही है ना बीमारी की संख्या कम हो रही है, जबकि उनके नित्य नए हर दिन नए मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। डॉक्टरों की संख्या उनकी बेतहाशा बढ़ती जा रही है, पर वो डॉक्टरों की कमी बता के सरकार के सामने ये प्रस्ताव लाते हैं कि और मेडिकल कॉलेज खोलो, जबकि सच्चाई ये है कि एलोपैथी एक विफल चिकित्सा पद्धति है। इसके आप कितने भी मेडिकल कॉलेज खोल लीजिए, इसके कितने भी डॉक्टर आप पैदा कर लीजिए, ये बीमारियों को ख़त्म करने में सक्षम है ही नहीं और बीमारी को ख़त्म करने में भी सक्षम नहीं है। इसलिए एलोपैथी के इतने डॉक्टर बनने के बाद भी ना बीमारी कम हो रही है ना बीमार कम हो रहे हैं। ठीक इसी प्रकार इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आज इतने ज्ञान बांटने वालों के बाद भी इलाज पूछने वालों की कमी नहीं हो रही है, क्योंकि ये जो ज्ञान दे रहे हैं ये ज्ञान सतही ज्ञान है, ये ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान से आप उनके ग्राहक बन रहे हैं, पर इस ज्ञान से आप सक्षम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ नहीं बन रहे हैं। आप उनकी दवाई के, उनकी क्लास के ग्राहक बन रहे हैं, हमेशा उन पर डिपेंड हो रहे हैं। मैं इसे विकलांगता कहता हूँ। आप कभी मुझे किसी भी चैनल पर या किसी भी ग्रुप में किसी से इलाज पूछते हुए नहीं देखेंगे आप मुझे। क्यों? क्योंकि ईश्वर के आशीर्वाद से मुझे ऐसे गुरु मिले, मुझे ऐसी दवाइयाँ मिली जिनने मुझे आज इतना सक्षम बनाया है कि 99% बीमारियों में तो मुझे किसी से भी मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 100% कोई नहीं होता है, मैं भी नहीं हूँ, कोई चिकित्सा पद्धति भी नहीं है, 100% सिर्फ ईश्वर होता है। इसलिए मैं 100% होने का दावा नहीं करता। हालांकि मुझे ऐसी नौबत नहीं आती है कि मुझे किसी से इलाज पूछना पड़े। इतना मैंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जी लिया है और पी लिया है कि मुझे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी समझ में आ गई है और मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से जितना सक्षम और बेहतर इलाज संभव है वो मैं कर लेता हूँ या कर पाता हूँ। बाकी तो फिर वही बात कहूँगा कि 100% कोई नहीं है और 100% सिर्फ ईश्वर है, तो ईश्वर से आगे कोई नहीं है। तो इसलिए कमी तो सब में है, मुझ में भी होगी, आगे भी रहेगी, पर अधिकांशतः ऐसी नौबत नहीं आती और मैं चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति में आप लोग भी आएँ। इसलिए मैं ये जो शॉर्टकट तरीका है मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। इसलिए मैं आपको इस चैनल में इलाज नहीं बताने वाला, या मैं आपको इलाज करना सिखा सकता हूँ। इस चैनल में इलाज, एक एक बीमारी का इलाज नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं इस परंपरा के खिलाफ हूँ। तो अगर आप मुझसे या इस चैनल से सिर्फ इसलिए जुड़ रहे हैं कि आपको इलाज पता चलेगा, तो मेहरबानी करके आप मत जुड़िए, क्योंकि मैं किसी को धोखा देना पसंद करता नहीं, धोखा देता भी नहीं। और इसलिए मैं पहले एकदम स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं YouTube चैनल के माध्यम से या अपने किसी ग्रुप के माध्यम से आपको इलाज नहीं सिखाने वाला। हाँ, अगर आप मुझसे इलाज पूछना चाहते हैं तो मुझे मरीज की पूरी रिपोर्ट चाहिए और पूरी हिस्ट्री चाहिए। उसके बाद में मैं ये तय कर पाऊँगा कि या तय करूँगा कि इसे क्या दवाइयाँ देना है, किस डाइल्यूशन देना है और कितने दिन तक देना है, उसकी क्या खुराक होगी। तो मेरा इलाज करने का तरीका शॉर्टकट नहीं है, तो मैं शॉर्टकट तरीके बताता भी नहीं हूँ। और एक चीज़ समझ लीजिए, ज़िंदगी में कभी भी सफलता शॉर्टकट से नहीं मिलती है। सफलता हमेशा मेहनत से मिलती है, लगन से मिलती है और लगातार मेहनत से मिलती है, और समय लगता है उसमें। शॉर्टकट में सफलता नहीं होती। शॉर्टकट में हमेशा नंबर 2 के काम होते हैं, नंबर 1 का काम कभी नहीं होता। तो आज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो भी शॉर्टकट में सफल हैं वो समझ लीजिए कौन है। मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, पर जो सही मायने में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जी रहे हैं वो लोग पर्दे पर नहीं हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आजकल व्यापारियों की भरमार है, पर सही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की भरमार नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जब भरमार है तो इसमें आप तय कैसे करेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है।
तो पहले आपको ये देखना है कि जो व्यक्ति आपको ज्ञान बांट रहा है वो खुद चिकित्सा करता है कि नहीं करता है। अगर वो चिकित्सा नहीं करता है, वो सिर्फ ज्ञान बांट रहा है, वो सिर्फ क्लास बेच रहा है, नॉलेज बेच रहा है, या CME बेच रहा है, या किताब बेच रहा है, या दवाई बेच रहा है, तो आप निश्चित मानिए कि वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ से अच्छा इलेक्ट्रोहोम्योपैथ नहीं है। वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का व्यापारी है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ नहीं है। जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सक चिकित्सा करता है और अगर वो आपको जानकारी देता है तो वही सही जानकार है। क्योंकि पानी में तैरने में कितनी तकलीफ़ होती है वो तैरने वाला बता पाएगा। जो किनारे खड़े होकर जो है तैरने का ज्ञान बांट रहे हैं वो नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहा है वो आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की सही जानकारी दे पाएगा कि ये दवाइयाँ कैसी हैं, इन दवाइयों की कितनी क्षमता है, कितने प्रतिशत इसमें रिजल्ट है और कितना सफलता मिलती है, कितना सफलता नहीं मिलती है। तो पहली बात तो आप इस तरीके से तय कर सकते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञानी है वो सही ज्ञानी है कि नहीं है। अगर वो ज्ञान का उपयोग नहीं कर रहा है, वो खुद ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा नहीं कर रहा है, तो फिर उसका ज्ञान खोखला है। और मेहरबानी करके ऐसे व्यक्ति के से ज़्यादा उम्मीद मत रखिए, ऐसे व्यक्ति के पीछे मत रहिए, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। दूसरी जो अहम बात है वो ये अहम बात है कि आपको ये देखना है कि आप कीजिएगा, दूसरी जो अहम बात है वो आपको देखना है कि जो व्यक्ति ज्ञानी है, जो ज्ञान बांट रहा है, वो जो उसकी किताब लिखी हुई है ना, तो क्या वो चिकित्सा करता है। अगर वो चिकित्सा नहीं कर रहा है तो ये आप मानिए कि उसकी किताब भी एक कॉपी पेस्ट है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में का इतना बड़ा दुर्भाग्य देखा है मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्हें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कुल 38 दवाइयाँ कितनी होती हैं उनके नाम नहीं मालूम है, उन लोगों ने किताबें लिखी हैं। और उन लोगों ने किताबें कैसे लिखी होंगी समझ लीजिए आप। उन लोगों ने यहाँ का वहाँ का उठाया और कॉपी पेस्ट किया और छाप दे दिया और आप उसे पढ़ रहे हैं। अब ऐसा व्यक्ति जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को इतना भी गहराई से नहीं जानता है कि एक बार में एक सांस में वो 38 दवाइयों का नाम नहीं बता सकता है, आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो उसकी लिखी किताब में दम होगा। तो पहली चीज़ यही समझिए, अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी व्यक्ति चिकित्सा कर रहा है तो वही सही जानकार है, वही सही जानकारी आपको दे पाएगा। अगर दवाई बेचने वाला, अगर किताब लिखने वाला, अगर क्लास बेचने वाला, अगर नॉलेज बेचने वाला, अगर CME करने वाला व्यक्ति खुद चिकित्सा नहीं कर रहा है तो वो सिर्फ एक व्यापारी है। वो आपको ज्ञान का व्यापार कर रहा है, आपको ज्ञान बेच रहा है, उस ज्ञान का व्यापार कर रहा है। वो सही मायने में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सक नहीं है, वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को गहराई से नहीं समझता है और वो आपको भी अच्छा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सक नहीं बना पाएगा। ये बिल्कुल तय बात है, इसे आप समझ लीजिए। और इलाज जो ये पूछने की परंपरा है इससे ऊपर उठिए। दूसरी बात यह है कि आप लोग बहुत सी कंपनी की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि सबसे पहले अगर आपको कोई भी तकलीफ़ होती है, किसी का इलाज करने में कुछ बात समझ नहीं आती, तो आपको सबसे पहले उस कंपनी से पूछना चाहिए जिस कंपनी की आप मेडिसिन ले रहे हैं। क्योंकि आप जिस कंपनी की मेडिसिन ले रहे हैं उसके रिज़ल्ट के बारे में वो कंपनी वाला ही बता पाएगा। तो अगर आप किसी कंपनी की दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं और उस दवाई से आपको अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब दवाई में खामी है। तो फिर आपको उस कंपनी से पूछना चाहिए। और अगर वो कंपनी वाला आपको बताता है, मार्गदर्शन देता है, यूज़ करने का तरीका बताता है और उसके बाद भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं, तो फिर अब आप ये समझ लीजिए कि आपको दवा कंपनी बदलने की आवश्यकता है। और अगर जिसकी बुक पढ़ के, यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप कोशिश करें कि जिस कंपनी की दवाई आप इस्तेमाल करें उस कंपनी के द्वारा बताई गई किताब का भी इस्तेमाल करें, तो एक रूपता होगी। जिसकी दवाई होगी उसी की किताब हो तो बेहतर है कि आप सही ढंग से उसका उपयोग कर पाएंगे। वरना दवाई किसी कंपनी की, किताब किसी और लेखक की और तरीका किसी और का बताया हुआ आप इस्तेमाल करेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे, आप एक लाइन में नहीं चल पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो यही कीजिए, आपकी जिस कंपनी की दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं उसके मार्गदर्शन में ही काम कीजिए। उससे पूछिए कि कौन सी अच्छी किताब है, उससे पूछिए कि दवाई इस्तेमाल करने कैसी है और उसके तरीके को कम से कम 10 से 20 मरीज में अपनाइए। और अगर आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं तो आप उसके साथ में कंटिन्यू कीजिए।
और अगर आपको पता लगता है कि आप जिस कंपनी की दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, उस कंपनी द्वारा बताई गई किताब का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस किताब में दिए हुए ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं, फिर भी 10 में से 2 मरीजों में ही आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, 8 में नहीं मिल रहे हैं, तो अब आपको दवा कंपनी बदलने की आवश्यकता है, अब आपको किताब बदलने की आवश्यकता है, अब आपको गुरु बदलने की आवश्यकता है। इसलिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझे गुरु बनाइए, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप मेरी दवाई इस्तेमाल कीजिए, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि दवाइयाँ तो मेरी हैं ही नहीं, मैं दवाई की कोई कंपनी चलाता नहीं हूँ, किसी ज़माने में चलाता था वो मैंने बंद कर दी। अब तो मैं किसी कंपनी की दवाई बेचता नहीं हूँ, मैं हाँ इस्तेमाल जरूर करता हूँ। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझसे पूछिए, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप वो दवाई इस्तेमाल कीजिए जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको रास्ता बता रहा हूँ कि सही रास्ता क्या है। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। आप किसी एक रास्ते पर चलिए तो आपको मंजिल मिल जाएगी, और आप कभी इस रास्ते पे, कभी उस रास्ते पे, कभी इस रास्ते पे चलेंगे तो आपको मंजिल नहीं मिलेगी, आप भटकते रहेंगे। तो इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि सबसे पहले एक रास्ता चुनिए, एक दवा कंपनी पकड़िए, उसके द्वारा मार्गदर्शन जो दिया रहा उसको अपनाइए और उसके बताए रास्ते पर चल के देखिए। और अगर आपको 10-20 पेशेंट में से अगर 7-8 पेशेंट में भी रिजल्ट मिलता है तो आप सही रास्ते में हैं, क्योंकि 100% रिजल्ट किसी डॉक्टर का नहीं होता, 100% रिजल्ट किसी मेडिसिन का भी नहीं होता, 100% रिजल्ट किसी चिकित्सा पद्धति का नहीं होता। तो लेकिन अगर ऐसा स्थिति आ रही है कि उनका पालन करने के बाद में भी आपको 10 में से 2 मरीजों में इलाज में सफलता मिल रही है, तो फिर आपको आवश्यकता है कि रास्ता बदलना पड़ेगा, आपको आवश्यकता है कि आपको गुरु बदलना पड़ेगा, आपको आवश्यकता है कि आपको किताब बदलनी पड़ेगी, और इस बात की भी आवश्यकता है कि आपको दवाई कंपनी बदलनी पड़ेगी। पर ये एक पैमाना है मेरे अनुभव से कि आप अगर किसी भी दवा कंपनी या किताब को फॉलो करते हैं और अगर आपका सफलता का प्रतिशत 50% से ऊपर है तो आप सही रास्ते पर हैं, पर अगर वो सफलता का प्रतिशत 50% नीचे है तो फिर आप गलत रास्ते में हैं और आपको रास्ता बदलने की आवश्यकता है। तो पहले तो चीज़ें, इन चीज़ों को आप पालन कीजिए, इसके हिसाब से आप आगे चलिए। और ये जो फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे जो इलाज पूछने की परंपरा, इससे ऊपर उठिए, क्योंकि इस फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर और बिना मरीज़ को देखे सही या बिना मरीज़ से मिले सही 100% सही इलाज संभव नहीं है। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी 100% सफल नहीं है। एलोपैथी में हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे तो उनका एक फिक्स सिस्टम है, वही दवाई देंगे पूरे वर्ल्ड में और वही इलाज है। पर इलेक्ट्रोपैथी में ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रोपैथी में एक फिक्स सिस्टम नहीं है। एलोपैथी एक केमिकल चिकित्सा पद्धति है और ये नेचुरल चिकित्सा पद्धति है। तो जो भी नेचुरल चिकित्सा पद्धतियाँ होती हैं, जो हर्बल चिकित्सा पद्धतियाँ होती हैं, वो व्यक्ति की, मरीज की, रोगी की टेम्परामेंट, उसकी तासीर पर निर्भर करती है। और व्यक्ति की तासीर आप सिर्फ फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर बात करके या उसकी रिपोर्ट्स देख कर तय नहीं कर सकते। जब तक आप मरीज़ का पूरी हिस्ट्री नहीं लेंगे, जब तक आप उसका टेम्परामेंट नहीं समझ लेंगे, जब तक आप उसकी सारी रिपोर्ट्स को देख के उसकी बीमारी की गहराई नहीं समझ लेंगे, तब तक आप उसका सही इलाज नहीं कर पाएंगे। और ये इलाज फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर या वीडियो कॉल से संभव नहीं है, ऐसा मेरा अनुभव है। मैं 1990 से चिकित्सा पद्धति में हूँ, 1996 से चिकित्सा कर रहा हूँ और 2012 तक मैं भी जो है ना आप लोग की तरह बहुत भटका हूँ। पर किस्मत से 2012 के बाद मुझे ऐसा रास्ता मिला जब मैं वर्ल्ड इलेक्ट्रो होम्योपैथी ऑर्गेनाइजेशन WHO लंदन की एक संस्था इससे जुड़ा, जो कि जर्मनी में मेडिसिन बनवाती है और इंडिया में सप्लाई करती है। उनसे जुड़ने के बाद में मैंने उनकी दवाइयाँ आजमाने के बाद में और उनकी किताबों में दिए गए ज्ञान को आजमाने के बाद में जब मैंने आगे अपना रास्ता तय किया, तो मुझे वो सफलता मिली कि आज मैं एक कॉन्फिडेंस के साथ में आपके सामने बैठकर आपसे बात कर सकता हूँ। वरना उसके पहले मन में एक अनिश्चितता, अस्थिरता, एक कच्चापन था। हमें अपने ज्ञान पर, अपनी दवाइयों पर ही भरोसा नहीं था कि ये ऐसे रिजल्ट देंगी कि भी नहीं देंगी। पर इस संस्था जुड़ने के बाद में मेरे अंदर में ये चीज़ आई। इस संस्था ने, इसके जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर विनोद कुमार जी, उन लोगों ने हमें सिखाया। तो उसके बाद से आज हम रिज़ल्ट के लिए 100% श्योर रहते हैं। हम दावा कर सकते हैं कि हाँ, हम यहाँ पर रिज़ल्ट दिखा देंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस है
कि हाँ इस दवाई को इस रूप में देंगे तो ऐसा रिजल्ट मिलेगा ही, या इस पर्टिकुलर बीमारी में या इस पर्टिकुलर अंग की कमज़ोरी में ये दवा काम करेगी ही। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो नॉलेज है, ये मुझे डॉक्टर विनोद कुमार जी से मिला। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए। ऊपर वाले को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे सिलवाया। और ये लोगों का एक, चूँकि मैं उनका समर्थक हूँ, प्रशंसक हूँ, तो लोगों का एक भ्रम लगता है कि मैं उनका व्यापारिक पार्टनर हूँ, तो बिल्कुल नहीं। मैं उनके व्यापार में कहीं से कोई पार्टनर नहीं हूँ, ना मैं उनका व्यापार करता हूँ, ना मैं उनकी किताबें बेचता हूँ, ना मैं उनका दवाइयाँ बेचता हूँ, है ना। लोग जब पूछते हैं तो मैं रिकमेंड कर देता हूँ जो मुझे पता होता है। बाकी ये बेचने का व्यापार मैं नहीं करता, और मेरे पास इतना समय भी नहीं है और मुझे इसमें रुचि भी नहीं है। मेरी सिर्फ रुचि अब चिकित्सा में है। और ये 2012 में जब से विनोद जी से जुड़ा हूँ, उसके बाद से मेरी पूरी की पूरी रुचि सिर्फ चिकित्सा में हो गई है। और मुझे ऊपर वाले के आशीर्वाद से काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, और बड़ी बड़ी बीमारियों में मिल रहे हैं। जिन बीमारियों में दूसरी चिकित्सा पद्धतियाँ हाथ खड़े करती हैं, उन बीमारियों में कॉन्फिडेंस के साथ में, दावे के साथ में रिजल्ट दिखाता हूँ। ये जो मुझे मिला है, इसके लिए मैं बिल्कुल निसंकोच रूप से डॉक्टर विनोद कुमार जी का और WHO को धन्यवाद दूँगा और प्रणाम करूँगा कि उनके जो मेहनत है, उनका जो ज्ञान है, उनका जो रिसर्च है, वो तारीफ़ काबिल है। मैंने अभी तक ऐसा कहीं नहीं पाया। इलेक्ट्रोपैथी में मेरे हिंदुस्तान में कई गुरु हैं, और ये जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर में आया है, ये सिर्फ उनके कारण से ही आया है। उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो एक सटीक ज्ञान है। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि हमारे इलेक्ट्रोपैथ में एक बहुत बड़ी खराबी है, वो हर चीज़ फ्री में चाहते हैं। फ्री में ज्ञान, फ्री में किताब का PDF भेज दीजिए, ऐसे लोग इलाज बता दीजिए, है ना, दवाई बता दीजिए। जो ये मुफ्त में ज्ञान प्राप्त करने की जो कुछ लोगों की मानसिकता है, मेरा उनसे निवेदन है, इससे उभरिए ऊपर। पहली बात ये है कि आप मुफ्त में ज्ञान लेके कोई मुफ्त में सेवा नहीं करने वाले। अगर आप मुझसे 2 पैसे ज्ञान लेंगे तो उसको 20 पैसे बनाएंगे आप। तो जिनसे ज्ञान लेते हैं उनको 2 पैसे देने में आपको तकलीफ़ क्या है। दूसरी बात यह है कि मुफ्त का ज्ञान सफल भी नहीं होता, और जैसे बोलते हैं ना, मुफ्त के इलाज से फ़ायदा नहीं होता। ये मेरा भी अनुभव है कि मुफ्त के ज्ञान की कोई कदर नहीं। मुफ्त का ज्ञान आप जितना भी बांटो वो कभी सफल होता ही नहीं है, उसको लेने वाला भी सफल नहीं होता है। क्यों? आज एलोपैथी के सफल होने के पीछे मुख्य कारण ये है कि एलोपैथी कुछ भी चीज़ मुफ्त में नहीं देती, इसलिए उनके ज्ञान की, उनके रिजल्ट की कीमत है। जबकि उनसे अच्छा ज्ञान हमारे पास में, उनसे अच्छा रिजल्ट हमारे पास में है, पर चूँकि हमारे अंदर इसी चीज़ की कमी है कि हम अपनी चीज़ की कीमत नहीं करते हैं, ना खुद करते हैं, ना दूसरा से करवा पाते हैं। तो इसलिए दूसरा व्यक्ति भी हमारी चीज़ की कीमत नहीं करता। तो हमारे पास जो लाखों करोड़ों की चीज़ है, इतनी कीमती चीज़ है, वो मुफ्त में चली जाती है। और इसीलिए बहुत जगह हम देखते हैं कि आयुर्वेद वाले, होम्योपैथी वाले या हम इलेक्ट्रोपैथी जहाँ पर निःशुल्क चिकित्सा करते हैं या निःशुल्क सेवा करते हैं, तो उसकी कोई कदर नहीं होती है। ना मरीज कदर करता है, ना हम उसका कोई लाभ ले पाते हैं। क्योंकि आज का ज़माना विशेष रूप से व्यावसायिक हो गया है, और इस व्यावसायिक ज़माने में अगर आप कुछ निःशुल्क करते हैं तो लोग उस पर शक करते हैं, लोग उसकी सार्थकता पे शक करते हैं, उसकी क्वालिटी पे शक करते हैं। तो निःशुल्क लेना और निःशुल्क देना बंद कीजिए, मेरा आपसे निवेदन है। आपको अगर निःशुल्क सेवा करना तो आप कीजिए, पर दूसरे से निःशुल्क सेवा लेना बंद कीजिए, नहीं तो आपको अच्छी चीज़ नहीं मिलेगी। आपको जान के हैरानी होगी, 2012 में मैंने खुद 20,000 रुपये देकर ट्रेनिंग ली है डॉक्टर विनोद कुमार जी से, और आज उस ट्रेनिंग का नतीजा है कि मैं एक मरीज़ से 20-20 हज़ार को लेता हूँ। और ये कॉन्फिडेंस मेरा उनके कारण ही आया है। तो चूँकि मैंने वो चीज़ पैसे में खरीदी है, तो मुझे वो चीज़ 100 सोने की मिली भी है, और आज उस चीज़ से मैं कई गुना पैसा कमाने की क्षमता रखता हूँ। और बात पैसे की नहीं है, बात रिजल्ट की है, बात कॉन्फिडेंस की है कि आज मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आया। नहीं तो एक इलेक्ट्रोपैथ 50 रुपये कमाने में तरसता है। एक इलेक्ट्रोपैथ का कॉन्फिडेंस जो है ना, इतना नहीं हो पाता कि वो अपने मरीज से 50 रुपये ले सके। और हम डंके की चोट पर रिजल्ट देते हैं और मुंह खोल के पैसा देते हैं, और देने वाला व्यक्ति हाथ जोड़ के और पैर छू के पैसा देता है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, ये हमें अपने अंदर डेवलप करना है, और ये डेवलप करने के लिए हमें प्रोफेशनल तो बनना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मुफ्त की चीज़ तलाशते रहेंगे तो यूँ ही तलाशते रहेंगे। जो देने वाला है वो भी आपको सही चीज़ नहीं देगा। कब तक देगा मुफ्त लोगों?
उसको खुद को मुफ्त में नहीं मिला और आप कौन सा मुफ्त में लेके मुफ्त में सेवा करने वाले हैं। तो इससे उभरिए। आप यदि उस व्यक्ति से फ़ीस लेके कोई चीज़ लेंगे तो आप वो व्यक्ति भी आपको सही चीज़ देगा, और अगर आपको गलत चीज़ देगा तो आप अधिकार से उसे बोल सकते हैं कि मैंने आपको फ़ीस दी थी और आपने मेरे साथ ये किया कि आपने चीटिंग की, आपने मुझे गलत चीज़ दी। और वो आपसे चीटिंग नहीं करेगा क्योंकि आप उसको उसकी फ़ीस दे रहे हो। आप बिना फ़ीस दिए अगर आप ज्ञान लेना चाहोगे तो ज्ञान तो मिलेगा, पर ज्ञान की क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों, आज आप लोगों से काफ़ी लंबी बात हो गई और मैं आगे भी अलग अलग विषय पर आपसे बात करते रहूँगा। आज का विषय मुख्य रूप से यही था कि ये जो आप इलाज पूछने की परंपरा चल रहे हैं, ये मेरे हिसाब से उचित नहीं है। इसे बदलिए। इसे बदलेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आएगा। और जो आप निःशुल्क ज्ञान लेने की परंपरा चल रहे हैं, निःशुल्क कुछ चीज़ नहीं होती है। आप इस निःशुल्क ज्ञान की कीमत इनडायरेक्टली कितनी चुकाते हैं आपको आइडिया भी नहीं है। जो लोग आज आपको ज्ञान देते हैं निःशुल्क ना, वो कभी आपको किताब बेच के निकल आते हैं, कभी आपको दवाई बेच के निकल आते हैं, कभी आपको क्लास बेच के निकल आते हैं। और वो आपको ये निःशुल्क ज्ञान इनडायरेक्टली बहुत महंगा पड़ता है, और महंगा ज्ञान मिलने के बाद भी सही ज्ञान नहीं मिलता। तो इसलिए इस चीज़ से उभरिए। जब आप किसी चीज़ को पैसे में खरीदेंगे तो आप उसकी कदर करेंगे, और जब आप उसे बेचेंगे तो आप उसकी कदर करते हुए उतनी कीमत लेके बेचेंगे, तो निःशुल्क नहीं बेचेंगे। और निःशुल्क कोई चीज़ दुनिया में नहीं होती है। अगर आप दुनिया के रीति रिवाजों, तौर तरीक़ों को समझेंगे ना, तो हर चीज़ इस दुनिया में कुछ ना कुछ शुल्क लेती है, चाहे वो डायरेक्टली ले या इनडायरेक्टली ले। निःशुल्क कुछ भी नहीं होता। और अगर आप निःशुल्क समझते हैं तो ये आपका भ्रम है। आपके ऐसे और भी भ्रम मैं भविष्य में दूर करूँगा। समय समय पर आपसे मिलता रहूँगा, यूँ ही बातें करता रहूँगा और आपको नई नई जानकारियाँ दूँगा और आपके भ्रम दूर करूँगा। ईश्वर से अब यही प्रार्थना है कि आप सुखी रहें, आपका परिवार सुखी रहे, आप आगे बढ़ें, तरक्की करें, इलेक्ट्रोनोपैथी को बहुत आगे ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।